हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कक्षा 10 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया उनके प्रकार का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब उससे संबंधित उस चैप्टर में लास्ट में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, उनको हल करवाएंगे। पहला उसमें है, पहला प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कोई भी मैग्नीशियम का रिबन है, फीता है, उसको वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है बहुत क्रियाशील होता है, वायु में रह जाता है तो ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि जलने में सहायक नहीं होता या नहीं जलता है, तो उसको साफ किया जाता है। साफ नहीं करेंगे तब वो मैग्नीशियम का रेगबन वायु में नहीं जलेगा, तो उसको एक रेगमाल पदार्थ होता है, उसके द्वारा उसको बढ़िया से साफ कर दिया जाता है, तभी मैग्नीशियम जल सकता है, वायु में जल सकता है। दूसरा है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये 3 रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको शब्द रूप में प्रदर्शित किया गया है, अब इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और संतुलित भी करना है। तो इनको संकेतों के रूप में लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अणु के रूप में रहता है तो इसको H2 बोल दें, और क्लोरीन है तो इसको Cl2 बोल दें। गिब्स हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, इसी को हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अब इसको संतुलित कर सकते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन भी 2 और 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा इसमें है बेरियम क्लोराइड। तो पहले बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिख देंगे BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। ये सब फार्मूले आयन और उनकी संयोजकता के आधार पर लिखा जाता है। गिब्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसको संतुलित करेंगे। देखिए Ba इधर 1 है, उधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, उधर 3 है। 2 और 3 में अब ऐसी संख्या गुणा करेंगे बराबर हो जाए सब। तो यहाँ पर यदि 3 का गुणा कर दें और यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो एल्युमिनियम बराबर क्लोरीन बराबर हो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, और Ba अब अलग अलग हो जाएगा। 3 यहाँ Ba है, यहाँ 1 ही है, तो फिर यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, बेरियम बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद एल्युमिनियम देखेंगे 2 है, उधर भी 2 हो जाएगा। सल्फेट SO4 यहाँ 3 है, इधर भी 3 हो जाएगा, 3 का गुणा है। तो अब ये संतुलित समीकरण हो गया। अब इसके बाद तीसरा आता है सोडियम प्लस जल। सोडियम का संकेत होता है Na, जल होता है H2O। गिब्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब इसको बराबर करेंगे, सोडियम बराबर है 1-1, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 और 1 यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो जब 2 करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 यहाँ से हाइड्रोजन 2 यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बराबर हो जाएगा। अब इसके साथ फिर देखेंगे ऑक्सीजन का, देखेंगे 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, सोडियम असंतुलित हो गया, इसको 2 कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो ऐसे इसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। अब यहाँ से जैसे पहला में देखेंगे अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, तो अभिक्रिया ये योगात्मक अभिक्रिया मान सकते हैं। और दूसरा में देखेंगे तो ये द्विअपघटन अभिक्रिया है या द्विविस्थापनीय अभिक्रिया है, यानी इसमें बेरियम का एल्युमिनियम के जाता है, एल्युमिनियम बेरियम के जगह, इन आयनों का आपस में अदला बदली होता है, तो इसको द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। अब जो कि श्वसन के द्वारा जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह
रक्त में उपस्थित भोजन को उपचयित करता है, यानी ऑक्सीजन से उसका संयोग होता है तो उपचयित या ऑक्सीकरण करता है, तब उसमें जाके ग्लूकोज और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है, उपचयित हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। जैसे समीकरण ले सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और ये बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो ऊर्जा इसमें मुक्त होती है, प्राप्त होती है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको संतुलित कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर कार्बन 6 है तो यहाँ 6 को गुणा कर दें, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ 6 को गुणा कर दें। अब ऑक्सीजन को देखा जाएगा, ऑक्सीजन 6 और ये इधर 2 8 हो गया, इधर 12, अब 12 6 18 हो गया, इधर 8 है। तो इसमें यदि 5 का गुणा कर दें या कितना का 12 है, 6 का कर देंगे तो 6 दूना 12 6 18 हो जाएगा। अब इस तरह से संतुलित हो जाएगा, 6 दूना 12 6 18। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे आता है अगला प्रश्न, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया लिखना है, इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिखना है जिसमें ऊर्जा प्रयुक्त होती है और अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें ऊष्मा का भी लिखना है, प्रकाश का भी, विद्युत का। तो ऊष्मा का हम लोग एक साधारण अभिक्रिया लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ठोस अवस्था में रहता है तो उसको ऊष्मा दी जाती है, यानी गर्म किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। और प्रकाश का इसमें आता है सिल्वर ब्रोमाइड का आता है, AgBr, ये ठोस अवस्था में रहता है। इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाता है। सिल्वर यहाँ ठोस अवस्था मिलता है, ब्रोमीन गैस अवस्था में। इसको संतुलित करेंगे, यहाँ 2 को गुणा कर देंगे, हो जाएगा। और फिर विद्युत का आता है, विद्युत का ये जल अपघटन जब कराते हैं, ये द्रव अवस्था में रहता है। जब इसको विद्युत ऊर्जा यहाँ खर्च करते हैं इसके अंदर, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब इसको संतुलित करेंगे तो इस तरह से हो जाता है। तो ये 3 अभिक्रिया हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्रमशः ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब इसके बाद आता है 5वां और अंतिम प्रश्न है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब कोई भी तेल या वसा युक्त जो पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसको जब वायु में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे अभिक्रिया करके उसको उपचयित कर देता है, यानी ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरह से वो विकृत हो जाता है, उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, कर सकते हैं। इस तरह से भोज्य पदार्थ ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है। तो इसको बोला जाता है कि ये जो पदार्थ हो गया वह विकृत हो गया, विकृत गंध हो गया, और इस घटना को बोला जाता है विकृत गंधिता बोला जाता है। इसको, इस घटना को विकृत गंधिता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। अब ये विकृत गंधिता से बचने के लिए उन भोज्य पदार्थों को एक ऐसे पैक में भरते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस निकाल के नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। तो इस तरह से उन पदार्थों को विकृत नहीं करती है, अपघटित नहीं करती है। तो यही कारण है कि किसी भी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित होने के लिए या विकृत गंधिता की घटना से बचने के लिए उसके पैक में या उसके पैकिंग में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो ये है, इस तरह से मुख्य प्रश्नों के बारे में बताया गया, उसके हल के बारे में बताया गया। और
अब इसके बाद ये चैप्टर्स पहला समाप्त हो गया। अब इसके बाद अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।